मॉर्निंग माय प्रिय छात्र। बेटा मैं 2 लेक्चर इसके पहले आपको 2 वीडियो मिल चुके हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब ये बेटा जो मेन क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं उसी के बारे में आजकल डिस्कस कर रहा हूँ। अभी इसके पहले आपको 2 वीडियो मिल चुका है बेटा, आज ये तीसरा वीडियो है। इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जाएंगे, आप लोग की जिम्मेदारी ये होगी कि आप लोग इसे लिख याद कर लें। हो सकता है कि पेपर बहुत ही अच्छा ही पढ़ के आप कर सकें, क्योंकि मैं लगभग 10-15 वीडियो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डालूँगा, और इतना अगर आप तैयार कर लिए बेटा तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। आइए बात करते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है कि कोश का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोश का सिद्धांत पूछा जाता है स्लाइडन और स्वान ने दिया था। ठीक, क्वेश्चन पूछा गया है कि कोश का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन और स्वान। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि कोश का सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया था, तो किया था रुडोल्फ वर्चो, जिन्होंने कहा था ओमनी सेल्युला ई सेल्युला। तो यहाँ बेटा 2 चीज़ें याद रखोगे। पहला क्या याद रखोगे, कोश का सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडन और स्वान ने। दूसरी चीज़ क्या याद रखोगे कि कोश का सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया था, रुडोल्फ वर्चो ने ओमनी सेल्युला ई सेल्युला। ठीक, इसके बाद तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बेटा राइबोसोम लगाओगे। क्या लगाओगे, राइबोसोम। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम पर। या कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को। राइबोसोम की किसकी फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, पैलाडे ने की थी। किसने की थी, पैलाडे ने की थी। ठीक, इसके बाद एक चीज़ याद रखना बेटा, जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं उनमें जो थायमिन होता है वो डीएनए में पाया जाता है, और जो यूरेसिल होता है वो आरएनए में पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डीएनए में क्या पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। या क्वेश्चन ये होगा कि डीएनए में क्या नहीं होगा, तो डीएनए में यूरेसिल नहीं होगा, और आरएनए में क्या नहीं होगा, थायमिन होगा नहीं होगा। इसका मतलब जो डीएनए में होगा वो आरएनए में नहीं होगा, जो आरएनए में होगा वो डीएनए में नहीं होगा। इसका मतलब डीएनए में बेटा थायमिन होगा और आरएनए में यूरेसिल पाया जाएगा। ठीक, संदेशवाहक आरएनए यम आरएनए को कहते हैं। किसको कहते हैं, यम आरएनए को कहते हैं संदेशवाहक आरएनए। यम आरएनए को क्या कहते हैं, संदेशवाहक आरएनए। और अमीनो अम्ल का वाहक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अमीनो अम्ल का वाहक टीआरएनए करता है। कौन करता है, टीआरएनए। ठीक, एक क्वेश्चन और थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसके पहले एक बार मैं आपको बताया था कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। बाबू याद रखोगे, डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन। इसका मतलब डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलोगे, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। लेकिन बेटा कभी कभी आरएनए से डीएनए बन जाता है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन आपसे पूछा कैसे जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या कहते हैं, तो लगाओगे ट्रांसलेशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप क्या लगाओगे, सेलुलोज। ठीक, वैसे पौधे की कोशिका भित्ति तो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। 3 चीज़ें होती हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। अगर दिया हो कि पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है और 3 ऑप्शन दिया हो, पहला सेलुलोज, दूसरा हेमोसेलुलोज, तीसरा पेक्टिन, तो चौथा दिया होगा उपरोक्त सभी सही हैं, तो बेटा लगाओगे सभी सही हैं। लेकिन अगर एक ऑप्शन चूज़ करना हो तो आप लगाओगे सेलुलोज। तो पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ठीक, मैंने पहले आपको बताया था कि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक, इसके बाद जो कवक होते हैं, कवक की भी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है।
ठीक है बेटा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम मैंने बताया था ये शुक्राणुओं के जो पूंछ होती है उस पर पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गॉल्जी काय। गॉल्जी काय। गॉल्जी काय किसका निर्माण करेगा? एक्रोसोम का निर्माण करता है कौन? गॉल्गी काय। ठीक। कभी कभी क्वेश्चन पूछा यह भी जाता है कि अंतःपर्दप जलिका की खोज किसने की थी? तो पोर्टर और क्लाइड ने किया था। किसने किया था? पोर्टर और क्लाइड ने किया था अंतःपर्दप जलिका की खोज। ठीक। हमने पहले बताया था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर लिपिड बनता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर प्रोटीन का निर्माण होता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर लिपिड का निर्माण होता था। इसके बाद बेटा एक जो सबसे महत्वपूर्ण था लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्मघाती थैला कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आत्मघाती थैला या सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। और लाइसोसोम से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लाइसोसोम में पाचन एंजाइम या अपघटनीय एंजाइम पाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पाचन एंजाइम या अपघटनीय एंजाइम किसमें पाया जाता है? लाइसोसोम में। और लाइसोसोम को आत्मघाती थैला भी कहते थे या सुसाइडल बैग। क्यों? क्योंकि इसमें पाचन एंजाइम पाया जाता है या अपघटनीय एंजाइम। बेटा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और आता है कभी कभी एग्जाम में कि रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। आपको पता है कोशिका को रॉबर्ट हुक ने खोजा था, नाभिक को रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। उसके बाद बाबू जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि माइटोकॉन्ड्रिया से एक विशेष उसके आंतरिक सतह पे संरचना होती है जिसका नाम होता है F1 कण या ऑक्सीसोम। एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि F1 कण या ऑक्सीसोम संबंधित है। क्वेश्चन क्या होगा? F1 कण या ऑक्सीसोम संबंधित है तो आप लगाओगे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, ये बेटा इंपॉर्टेंट है। F1 कण का दूसरा नाम होता है ऑक्सीसोम और ये किससे संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक। उसके बाद आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे बदनाम प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये तो लगभग हर बच्चा जानता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक अभिक्रिया होती थी जिसका नाम होता था क्रेब्स अभिक्रिया या क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र या क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। बेटा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र नाम की अभिक्रिया कहाँ होती है? तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक सतह पर। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक सतह पर अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र अभिक्रिया होगी, और अगर क्रेब्स चक्र पूछा जाए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को मैट्रिक्स में होता है। और ये पावर हाउस या कोशिका गृह कहा जाता था और इसमें F1 कण या ऑक्सीसोम पाया जाता था। और बाबू ये क्रिस्टी भी पाई जाती है। क्रिस्टी कुछ उंगलियां जैसी संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी भी माइटोकॉन्ड्रिया से ही संबंधित है। ठीक। उसके बाद एक जीन है बाबू जिसका नाम है जंपिंग जीन। क्या नाम है? जंपिंग जीन। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नाम याद रखना। जंपिंग जीन का दूसरा नाम होता है ट्रांसपोसोम। जंपिंग जीन का दूसरा नाम क्या होता है? ट्रांसपोसोम होता है जंपिंग जीन का। ये मक्का पर खोजा गया था। किस पर खोजा गया था? मक्का पर। क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसपोसोम का दूसरा नाम क्या होता है? जंपिंग जीन। किस पर खोजा गया था? मक्के पर। किस पर खोजा गया था? मक्के पर। ये इंपॉर्टेंट है कि जंपिंग जीन किस पर खोजा गया? मक्के पर। ठीक। और जंपिंग जीन का दूसरा नाम क्या होगा? ट्रांसपोसोम होगा। और जंपिंग जीन को खोजा था बारबारा मैकक्लेंटॉक ने। किसने खोजा था? बारबारा मैकक्लेंटॉक ने जंपिंग जीन की क्या की थी? खोज की थी। ठीक है बेटा, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि समसूत्री विभाजन को किसने खोजा? फ्लेमिंग ने। अर्धसूत्री को किसने खोजा? फार्मर और मोरे ने। इंपॉर्टेंट है, समसूत्री, फ्लेमिंग, अर्धसूत्री, फार्मर और मोरे। ठीक। उसको मैंने बताया था पूरे कोश का विभाजन का लगभग 90% समय लग जाता है अंता अवस्था में। किसमें? अंता
अवस्था में, मैंने बताया था अंत अवस्था में विभाजन की तैयारी होती थी। और बेटा अंत अवस्था में बहुत ही इम्पॉर्टेंट था 4 क्रम, G1S G2M, G1S G2M, G1S G2M, पहले G1 फिर S फिर G2 फिर M, G1S G2M। ये इंपॉर्टेंट है, सही क्रम याद रखना, G1S G2M। जितने आरएनए होंगे सभी का निर्माण टीआरएनए, एमआरएनए, जो भी आरएनए होते हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? जीवन में। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? यस अवस्था में। किसमें? यस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। इंपॉर्टेंट है। आरएनए पूछा जाए तो जीवन में, लेकिन बेटा अगर पूछा जाए डीएनए का संश्लेषण या डीएनए का निर्माण किसमें होता है तो बेटा आप क्या लगाओगी? यस अवस्था। ठीक। फिर इसके बाद समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन की 4 अवस्थाएं थी। इसका भी सही क्रम याद रखना था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बेटा सही क्रम याद रखना था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर एक सही क्रम था G1S G2M, G1S G2M, G1S G2M, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोफेज सबसे छोटी अवस्था होती है, सॉरी प्रोफेज सबसे बड़ी अवस्था होती है, प्रोफेज सबसे बड़ी अवस्था होती है और एनाफेज सबसे छोटी अवस्था होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी अवस्था का क्या नाम है? प्रोफेज, और सबसे छोटी अवस्था का नाम एनाफेज होता है। फिर जब हम लोग अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो इसको फार्मर और मोरे ने खोजा था। और बेटा ध्यान रखना, एक लाइन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। कहाँ होता है? जनन कोशिका में होगा। ये एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। और इसके भी 4 अवस्थाएं थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। लेकिन इसकी जो प्रोफेज थी उसकी 5 उप अवस्थाएँ थी। जो प्रोफेज इसका था उसका 5 उप अवस्थाएँ थी। पहले का नाम था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनियासिस। 5 अवस्थाएँ थी। प्रोफेज की 5 उप अवस्थाएँ थी। बेटा इसका भी सही क्रम याद रखना, इसका भी सही क्रम आप लोग को याद होना चाहिए। पहले का क्या नाम है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनियासिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनियासिस। इसका मतलब इस कोर्स का विभाजन वाले चैप्टर से 3 क्रम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ना याद हो बाबू तो फिर तुम्हारे लिए दिक्कत हो सकती है। तीनों क्रम बिल्कुल आपको क्रम से याद करना, आगे पीछे नहीं याद करना है। क्रम क्या याद करना है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पहले प्रो आना चाहिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर G1S G2M, G1S G2M। और फिर इसके बाद लास्ट वाला क्या था? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनियासिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनियासिस। इसमें जो एग्जाम में खूब पूछा गया, पैचेटीन में पूछा गया क्रॉसिंग ओवर होती है। खूब पूछा गया है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है? पैचेटीन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है? पैचेटीन में। फिर आता है जो डिप्लोटीन होता है, इसमें कियाज मेटा का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कियाज मेटा का निर्माण किस अवस्था में होता है? डिप्लोटीन में। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होगा? पैचेटीन में होगा। और कियाज मेटा का निर्माण किस अवस्था में होगा? डिप्लोटीन में होगा। और कभी कभी कियाज मेटा का आकार पूछा जाता है तो बेटा उसका आकार एक्स होता है। कैसा होता है? एक्स आकार का होता है। कैसा होता है? अगर क्रॉसिंग ओवर पूछा जाए तो पैचेटीन लगाओगे, अगर बेटा क्रॉसिंग ओवर पूछा जाए तो पैचेटीन लगाओगे, अगर कियाज मेटा का निर्माण पूछा जाए तो डिप्लोटीन लगाओगे। और कियाज मेटा का इसका आकार कैसा होता है? एक्स आकार का। और ध्यान देना, एक जो लास्ट होती है डाइकेनियासिस, इसमें होता है टर्मिनलाइजेशन। क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन। तो या तो वैज्ञानिक का नाम पूछेगा या तो जो मैंने आपको तीनों क्रम बताया, सही क्रम, तीनों का सही क्रम से क्वेश्चन होगा। और या तो पूछेगा कि सूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है जंतुओं के जनन कोशिका में, या तो सबसे बड़ा प्रो, सबसे छोटा एना, और या तो क्वेश्चन होगा क्रॉसिंग ओवर पैचेटीन में, कियाज मेटा का निर्माण डिप्लोटीन में, और कियाज मेटा का आकार कैसा होगा? यक्ष आकार का होगा। कैसा होगा? यक्ष आकार का होता है कियाज मेटा का आकार। और टर्मिनलाइजेशन होता है डाइकेनियासिस अवस्था में। 5 अवस्थाएं थी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनियासिस। एक बार मैंने बोला था सिस्टोलिस जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है।
सिस्टोलिथ किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, एग्जाम में पूछा गया है। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि क्विनीन सिंकोना के छाल से निकाला जाती है, मलेरिया में दिया जाता है। अगर मलेरिया की दवा पूछी जाए तो कौन सी लगाओगे? क्विनीन। कहाँ से निकाली जाती है? सिंकोना पौधे के छाल से। किस बीमारी में दिया जाता है? मलेरिया में दिया जाता है। ठीक है बाबू, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाशीय शोषण। एक नुकसानदायक अपक्रिया जिसका नाम है प्रकाशीय शोषण, एक नुकसानदायक अपक्रिया जिसका नाम है प्रकाशीय शोषण या फोटो रिस्पायरेशन। प्रकाशीय शोषण C3 पौधों में होता है। इंपॉर्टेंट C3 पौधों में प्रकाशीय शोषण होता है, C4 में नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाशीय शोषण क्रिया किसमें होगा? C3 पौधों में होता है, C4 में नहीं होता। और प्रकाशीय शोषण होता कहाँ है? पराक्सीसोम में। कहाँ होता है? पराक्सीसोम में। पर देखो बाबू, प्रकाशीय शोषण अपक्रिया 3 जगह पे होता है। एक पराक्सीसोम में होता है, एक क्लोरोप्लास्ट में होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ कहाँ होता है? इसको हम लोग पीसीएम पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? पीसीएम पढ़ते हैं। प्रकाशीय शोषण 3 जगह होता है, पराक्सीसोम में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जब बेचा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पराक्षी शोषण नाम की अपक्रिया कहाँ होती है, और पहला ऑप्शन दिया होगा पराक्सीसोम, दूसरा दिया होगा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा दिया होगा माइटोकॉन्ड्रिया, तो चौथा दिया होगा सभी सही हैं। तो बेटा आप मुस्कुरा के क्या टिक करोगे? सभी सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वजह से बता रहे हैं कि प्रकाशीय शोषण क्रिया कहाँ होती है। पौधा पूछे तो C3, और जगह पूछे तो होती तीनों जगह है कि पराक्सीसोम में भी होती है प्रकाशीय शोषण, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रकाशीय शोषण होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रकाशीय शोषण होती है। अगर तीनों दिया हो तो चौथा ऑप्शन सही होगा। और नहीं तो बेटा अगर एक ऑप्शन लगाना हो तो आप लगाओगे पराक्सीसोम। क्या लगाओगे? पराक्सीसोम लगाओगे। ठीक है। उसके बाद डीएनए का द्विगुणित मॉडल 1953 में वाटसन और क्रिक ने दिया था। खूब इंपॉर्टेंट है। खूब बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए की द्विगुणित मॉडल, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या डीएनए का द्विगुणित मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था। ठीक। इसके बाद कोशिका कला के लिए एक मॉडल दिया गया था जो सबसे मान्य मॉडल था, उसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मैंने बताया था कोशिकीय कला के लिए एक मान्य मॉडल था, उसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उसको सिंगर और निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने दिया था। कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बाबू। उसके बाद मैंने तुमको लवक के बारे में पढ़ाया था। बहुत प्रकार के लवक थे, लेकिन उनमें बहुत महत्वपूर्ण था रंगहीन लवक। ऐसा लवक जिसमें कोई रंग न पाया जाए, ऐसा लवक जिसमें कोई रंग न पाया जाए, उसका नाम था ल्यूकोप्लास्ट। क्या था? ल्यूकोप्लास्ट। खूब एग्जाम में पूछा गया है कि रंगहीन लवक का क्या नाम होता है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसा लवक होता है? रंगहीन लवक होता है। बेटा एक कथन है 1 जीन 1 एंजाइम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 1 जीन 1 एंजाइम, 1 जीन 1 एंजाइम। पिछले बार कई बार एग्जाम में आया है 1 जीन 1 एंजाइम। इसको दिया था बीडल और टेटम ने। किसने दिया था? बीडल और टेटम ने। 1 जीन 1 एंजाइम किसने दिया था? बीडल और टेटम ने। और बाबू एक ऐसे आती है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, 1 जीन 1 एंजाइम, 1 जीन 1 एंजाइम। ये किसने दिया था? बीडल और टेटम ने। एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 जीन 1 एंजाइम किसने दिया था? बीडल और टेटम ने। फिर क्वेश्चन होता है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने बताया था? लुईस पास्चर ने। किसने बताया था? लुईस पास्चर ने। एग्जाम में पूछा जाता है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने बताया था? लुईस पास्चर ने। उसके बाद आता है एंटीसेप्टिक सर्जरी, उसके बाद आता है एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी इसको दिया था जोसेफ लिस्टर ने। किसने दिया था? जोसेफ लिस्टर ने। किसने दिया था? जोसेफ लिस्टर ने। तो तीनों याद रखना 1 जीन 1 एंजाइम, बीडल और टेटम। ठीक। एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज लुईस पास्चर। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज लुईस पास्चर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। एग्जाम में पूछा गया जिसका नाम होता है प्लाज्मिड। इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या होगा? प्लाज्मिड होता है। क्या होता है? प्लाज्मिड। तो उसका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने। फेल हो गया,
ठीक। और सब कोशिका सिद्धांत का प्रांतल रुडॉल्फ बर्चू ने। एक बार मैंने बताया था बेटा कि वर्गीकरण की सबसे छोटी या वर्गीकरण की मूल इकाई जाति होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि वर्गीकरण की सबसे छोटी या मूल इकाई क्या होगी? जाति होगी। फिर मैंने तुमको बताया था कि वंशागत की मूल इकाई जीन होता है। क्या होता है? जीन होता है। क्या होता है? जीन होता है वंशागत का। वर्गीकरण का जाति होगा। और बेटा एक बार मैंने पहले भी बता चुके हैं कि जीवन की जो सबसे छोटी या जो सबसे मूल इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका होती है, जिसके बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया था। ठीक। तो ये जो जाति है ये वर्गीकरण की सबसे छोटी और मूल इकाई है। जाति जो है ये वर्गीकरण की सबसे छोटी और मूल इकाई है, और इसके बारे में जॉन रे ने बताया था। किसने बताया था? जॉन रे ने बताया था। ठीक है। उसका बेटा एक चैप्टर आता है जूलॉजी में, हार्मोन्स आता है। हार्मोन में कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। इंपॉर्टेंट हार्मोन्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं बाबू। ठीक। हार्मोन्स में तो पहले आप वो जानो कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है। क्या होती है? यकृत होती है। सबसे बड़ी ग्रंथ क्या होगी? यकृत होती है। और सबसे छोटी ग्रंथ क्या होती है? पीयूष ग्रंथ होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथ क्या होगी तो क्या लगाओगे? यकृत। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे छोटी ग्रंथ क्या होती है, उसका नाम होता है पीयूष ग्रंथ। और बेटा पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथ को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक। पीयूष ग्रंथ को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। सबसे छोटी ग्रंथ होती है, इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे बड़ी ग्रंथ पूछी जाए तो उसका नाम होता है यकृत। ठीक। जो अग्नाशय है पैनक्रियाट, उसकी लैंगरहैंस की दीपिकाओं से उसमें दो कोशिकाएं होती हैं, अल्फा और बीटा। याद रखना, अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाओं की दो कोशिकाएं हैं। लैंगरहैंस की कणिकाओं की दो कोशिकाएं हैं, अल्फा और बीटा। एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा गया। अल्फा कोशिका से ग्लूकागन हार्मोन निकलेगा। अल्फा कोशिका से ग्लूकागन हार्मोन निकलेगा जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिकाएं या कणिकाएं जो होती हैं उनकी दो कोशिकाएं हैं, एक अल्फा और एक बीटा। बेटा गामा नहीं है, अल्फा और बीटा, दो याद रखना, अल्फा और बीटा। अल्फा कोशिका जो होती है उसे ग्लूकागन हार्मोन निकलता है, और जो बीटा कोशिका होती है उसे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलेगा? ग्लूकागन। बीटा से कौन सा निकलेगा? इंसुलिन। खूब बार क्वेश्चन आया है, या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लूकागन कहाँ से निकलता है? अल्फा से। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? बीटा से। या अल्फा से क्या निकलेगा? ग्लूकागन निकलेगा। बीटा से क्या निकलेगा? इंसुलिन। और बेटा दोनों का कार्य याद रखना, अल्फा से ग्लूकागन निकलता है और ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक। अल्फा से ग्लूकागन निकलेगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरी खास बात, ग्लूकागन ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा। और बीटा से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ये ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है। इसका मतलब अल्फा ग्लूकागन निकालेगा, वो ग्लूकोज को बढ़ाएगा। बीटा इंसुलिन निकालेगी, वो ग्लूकोज की घटाएगी। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, एंटी हैं। एक कहता है हम बढ़ाएंगे, एक कहता है हम घटाएंगे। एक कहता है हम ग्लूकोज को बढ़ाएंगे, दूसरा कहता है बेटा तुम बढ़ाओ मैं घटाऊंगा। अल्फा बढ़ाएगा, बीटा घटाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलेगा? ग्लूकागन। बीटा से कौन सा निकलेगा? इंसुलिन। ग्लूकागन क्या करेगा? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा। इंसुलिन क्या करेगी? ग्लूकोज की मात्रा को घटाएगी। ठीक। इसी प्रकार जो हम लोग की पीयूष ग्रंथ होती है, कौन सी ग्रंथ? जो पीयूष ग्रंथ होती है, इसके दो भाग होते हैं, एक अग्र भाग, एक पश्च भाग। अग्र भाग वाली इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पश्च भाग की इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, जो पीयूष ग्रंथ हम लोग की मस्तिष्क में पाई जाती है, जो सबसे छोटी ग्रंथ होती है जिसको मास्टर ग्रंथ कहते हैं। बेटा इस शरीर का भी मास्टर मस्तिष्क होता है, इस शरीर का भी मास्टर मस्तिष्क है, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथ मस्तिष्क में पाई जाती है। यही कारण है पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथ को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथ कहते हैं। इसकी के दो भाग होते हैं, एक अग्र भाग, एक पश्च भाग। पीयूष ग्रंथ के दो भाग होते हैं, एक अग्र, एक पश्च। लेकिन बेटा ध्यान देखना, जो इसका पीयूष ग्रंथ का पश्च भाग होता है, यहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं। पीयूष ग्रंथ के पश्च भाग से दो हार्मोन निकलते हैं। पहले का नाम है ADH। क्या नाम है? ADH, या इसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। बात समझना, पीयूष ग्रंथ के पश्च भाग से दो हार्मोन निकलते हैं। पहले का नाम है ADH या वेसोप्रेसिन, और दूसरे का नाम है ऑक्सीटोसिन।
क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यानी पीयूष ग्रंथ के पश्च भाग से दो हार्मोन निकलेगा, एक एडीएच जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वेसोप्रेसिन, और दूसरा क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। बात समझना बेटा, एडीएच या इसका दूसरा नाम होता है वेसोप्रेसिन, ये मूत्र को सांद्र बनाता है या मूत्र को गाढ़ा करता है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीयूष ग्रंथ के पश्च भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो एडीएच का दूसरा नाम वेसोप्रेसिन, एक हार्मोन ही निकलता है, और दूसरा हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन। जो एडीएच या वेसोप्रेसिन होता है ये मूत्र को गाढ़ा यानी सांद्र बनाता है, ठीक। और बेटा जिस दिन ये काम नहीं करेगा उस दिन हम लोग का मूत्र गाढ़ा या सांद्र नहीं बन पाएगा, तो उस दिन हम लोग को ज़्यादा बार पेशाब करने जानी पड़ेगी, ठीक। और जो ऑक्सीटोसिन होता है ये औरतों में दूध को उतारता है, जो बच्चा दूध पीता है उसी को ये उतारता है। मतलब जो मेमरी ग्लैंड होती है, जो स्तन होता है औरतों का, उसमें जो रक्त है, जो दूध उतारता है, वो ऑक्सीटोसिन ही उसे उतारता है, दूध को बनाता नहीं है, ये दूध को उतारता है। यानी गाय भैंस में भी ऐसा होता है। और बाबू दूसरी खास बात, औरतों में बच्चा पैदा होने के समय ये मदद करता है, बच्चा पैदा होने में भी मदद करता है। इसका मतलब मिल्क उतारने में, दूध उतारने में और बच्चा पैदा होने में भी ऑक्सीटोसिन मदद करता है। तो ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। क्या बाबू कि पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहते हैं, ये सबसे छोटी ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है। पीयूष ग्रंथ को सबसे छोटी ग्रंथ या मास्टर ग्रंथ कहते हैं, यकृत को सबसे बड़ी ग्रंथ कहते हैं, ठीक। पीयूष ग्रंथ के अग्र से कोई अग्र से हार्मोन निकलता हो तुम्हारे काम का नहीं बेटा। पश्च से दो हार्मोन निकलते हैं, एडीएच का नाम होता है वेसोप्रेसिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। जो एडीएच होता है या वेसोप्रेसिन जो होता है मूत्र को गाढ़ा बनाएगा, ठीक। और ऑक्सीटोसिन बच्चे पैदा करने में मदद करता है या दूध को उतारने में मदद करता है, ठीक। इसके बाद नर और मादा, महिलाओं और पुरुषों में निकलने वाला हार्मोन क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है बाबू, जो औरतें होती हैं, जो मादा होते हैं, इनके कार्पस ल्यूटियम से क्वेश्चन पूछा गया है। मादा में कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलता है, तो ये कार्पस ल्यूटियम से निकलता है मादा में। और बेटा इसका कार्य पूछा जाता है तो ये प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। 3 क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरॉन नर में निकलेगा कि मादा में? मादा में, महिलाओं में निकलता है बेटा, नर में नहीं निकलता। प्रोजेस्टेरॉन किस में निकलेगा? नर में नहीं निकलेगा, मादा में निकलता है। और दूसरी खास बात, कहाँ से निकलेगा? कार्पस ल्यूटियम से। और तीसरी खास बात क्या हो गया? ये प्रेगनेंसी को बनाए रखेगा, ठीक। इसी प्रकार जो नर होता है, इनके अंतरावली कोशिका से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये मर्दानगी वाला हार्मोन होता है, मर्दों में निकलता है। तो टेस्टोस्टेरोन वैसा किस में निकलेगा? मर्दों में। और प्रोजेस्टेरॉन किस में निकलता है? महिलाओं में निकलता है। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलेगा? कार्पस ल्यूटियम से। और वो क्या करेगा? प्रेगनेंसी को बनाए रखेगा। किसको बनाए रखेगा? प्रेगनेंसी को बनाए रखेगा। मादाओं में भी ऐसे ग्राफियन फाल्किल होती है, वहाँ से जैसे हम लोग में टेस्टोजन निकलता है, उनमें ईस्ट्रोजन निकलता है। जो ईस्ट्रोजन जैसे पुरुष में निकलने वाला हार्मोन है टेस्टोजन, ठीक। ये वृषण के अंतरावली कोशिका से निकलता है, ठीक। ऐसे महिलाओं के अंडाशय के ग्राफियन फाल्किल से निकलता है ईस्ट्रोजन, जो महिलाओं के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक। महिलाओं के जनन लक्षणों के लिए, ठीक। इसका मतलब ईस्ट्रोजन महिलाओं में निकलेगा, टेस्टोजन पुरुष में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम से निकलेगा, जो गर्भावस्था को बनाए रखेगा। जो किसको बनाए रखेगा? गर्भावस्था को बनाए रखेगा। सबसे बड़ी ग्रंथ क्या होगी बेटा? यकृत होगी। अल्फा से क्या निकलेगा? ग्लूकागन निकलेगा। बीटा से क्या निकलेगा? इंसुलिन निकलेगा। क्या निकलेगा? इंसुलिन। हम लोग के आंत्र से भी हार्मोन निकलता है, उसका नाम है सिक्रेटिन। क्या नाम है? सिक्रेटिन। क्या निकलता है हार्मोन? सिक्रेटिन। ये हम लोग के हार्मोन, ये हम लोग के आंत से निकलता है। और हार्मोन हमेशा कहाँ से निकलते हैं? ग्रंथियों से। कहाँ से? ग्रंथियों से निकलते हैं। हार्मोन बेटा कहाँ से निकलते हैं? ग्रंथ से निकलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये सब याद कर लेना। अब अगले वीडियो में आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।